दोस्तों, हर नौजवान युवक का यह सपना होता है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए। पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो, वो कुछ ऐसा कर दिखाए जी पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था एक व्यापारी के बेटे का, जो जापान के एक व्यापारी की कहानी है, जो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, केवल अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ाता? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो फिर क्या करोगे? वह नौजवान युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन भर मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ता था, और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो वह पूरा समय इसके पीछे पीछे घूमता रहता था। एक बार पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे समझने की कोशिश की। वे खाने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? उस पर नौजवान युवक जवाब देते हुए कहता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे जाने, और इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। उसे युवक की यह बात सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। बहुत खुश होकर वह नौजवान युवक आगे बढ़ता है, लेकिन व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर नौजवान युवक कहता है, क्या शर्त है आपके पिताजी? उसके पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अगले 3 साल का समय तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाते हो तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर धनुर्विद्या सीखने के लिए घर से निकल पड़ता है, और वह कई दोनों की यात्रा करके गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वे बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, ए गुरुवार, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और इसीलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं धनुर्विद्या में बेहतर होना चाहता हूँ। फिर जवान युवक सारी बातें कह रहा था, लेकिन इस पर गुरुवार कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। जब कुछ देर तक उन गुरुवारों ने जवाब नहीं दिया, तो इस पर उस नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उन गुरुवारों को बता दी। उसने यह बता दिया कि कैसे उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है, और यदि वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए तो उसे उनका व्यापार आगे बढ़ाना होगा। आगे वह नौजवान युवक उन गुरुवारों से कहता है, हे गुरुवार, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ धनुर्विद्या सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उसे गुरु ने उसे युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ काफी सामान भी लेकर आया था, और उसके साथ उसके 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी उन गुरुवारों ने कहा, सबसे पहले, यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को छोड़ना होगा, इन चीजों का त्याग करना होगा, इसलिए इन कीमती सामग्रियों को वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और उसने सर सामान अपने सहायकों के हाथों वापस घर की ओर भेज दी। आगे गुरुवार ने उसे युवक से कहा, देखो, यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी। उस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा भी कहें, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरुवार ने उसे युवक को पहले शर्त बताते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताना होगा, और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे। इस पर नौजवान युवक कहता है, जी गुरुवार, जैसा आप कहते हैं, मुझे सब मंजूर है। गुरुवार ने उसे नौजवान को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन वह नौजवान यह नहीं जानता था कि उनके सीखने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन
उन गुरुवारों ने उसे नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और खाने लगे। बेटा, जैसे तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो और सांस लेते हो, वैसे ही तुम निशाना भी लगाते हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा, जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए आज से ही सचेत होकर सभी काम करना शुरू कर दो और ऐसा तब तक करो जब तक यह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। उस युवक ने उन गुरुवारों की बातें मान लीं और वह एकाग्र होकर अपने केमोन पर ध्यान देने लगा। उसने अपने चलने फिरने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। सुबह उठकर वह अभ्यास करता और ध्यान किया करता। शाम के 6 बजे से वह एकांत में रहता और ध्यान किया करता। ध्यान करने के बाद करीब 9 के बाद वह सो जाता है और ठीक सुबह 4 बजे उठकर वह 6:09 धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता है और यह सब 6:11 तक उसे एकांत में रहकर ही करता है। इसके बाद सारी क्रियाएं दोपहर के 2 बजे तक यूं ही चलती रहती हैं और इस समय के दौरान उसे न कहानी जाने का और न ही किसी से मिलने का अधिकार होता है। उसे युवक के साथ बातचीत करने की भी कोई अनुमति नहीं होती और बच्चे हुए कर घंटे 2 बजे से शाम 6 बजे तक वह बाकी सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करता है। नौजवान युवक अब तक पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय बिताने के साथ ही उसका जोश धीरे धीरे कम हो रहा है। अब उसके लिए आश्रम में हर पल को बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। नौजवान युवक ने अपने गुरु की बात को अनदेखा करना शुरू कर दिया है और वह नियमों को तोड़कर अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर गप्पे लड़ने लगा है। उसने अपने व्यापार के बारे में बताना शुरू किया है और उसने नौजवान युवक को इस प्रकार कई लोगों के मित्र बना लिए हैं, क्योंकि वह सोचता है कि यह तो एक अमीर व्यापारी का बेटा है और कभी न कभी तो भविष्य में कोई फायदा होगा। धीरे धीरे नौजवान युवक की दोस्ती और भी गहरी हो रही है। अब वह नौजवान युवक रात को सोने से पहले अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से बाहर निकलकर जंगलों में जाता है, गप्पे लड़ता है और मौज मस्ती करता है। इसके कारण वह सुबह उठने में असमर्थ है और इसी कारण उसे ध्यान भी नहीं कर पाना है। एक दिन उसे गुरुवार ने बुलाया और उससे खाने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते हो और न ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि तुम धनुर्विद्या की शिक्षा को आरंभ कर लो तो तुम्हें इसे पूरा करना होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या की शिक्षा को ग्रहण करोगे, मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो 1 साल बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तुमने उसमें कितनी उन्नति की, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? उसे वक्त उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? इस पर वह नौजवान युवक कहता है, हाँ गुरुवार, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर धनुर्विद्या सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन तब मैं यह नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत में रहकर मैं तकदीर चुका हूँ और यह मुझे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा माँ यहाँ महाभगत राहत है और मैं ध्यान नहीं कर पाता। इसी कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊंगा। साथ ही जब मैं एकांत में रहता हूँ तो भी मेरे माँ में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे पीछा छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। इस पर गुरुवार मुस्कुराने लगे और उसे युवक से कहते हैं, बेटा जी, अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो। इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम इस अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन जान से पहले मेरी एक बात मान लो। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी गुरुवार कहते हैं, बेटा, यहाँ से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तुम्हें वहां पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहां पर एक बाज नजर आएगा। उसे बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान रखना कि तुम्हें उसका शिकार नहीं करना, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है और जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उसे सवाल का सही जवाब मुझे दिया तो मैं तुम्हें जान से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा।
उसे नौजवान ने काफी कुछ सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। बहू ने प्रणाम करके उसे पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ता है। देखते ही देखते वह एक दिन का सफर तय करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने पूरी रात वहीं पर बीती। अगली सुबह होने से पहले ही वह उसे बस को ढूंढने लगा। वह जब यहाँ वहां देख रहा था तभी उसकी नजर उसे पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बस चट्टान की चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। वह नौजवान युवक उसे बस को देखकर झुक गया और छुपकर उसकी सारी हरकतों पर नजर रखना लगा। उसे नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां को उसे घाटी में चराने के लेकर आए हैं और तभी उसे युवक की नजर उस पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर गोता लगाते हुए वह चरवाहों के पास पहुंच गया। जब तक चरवाहों की नजर उसे बस पर पड़ती तब तक उसने उन भीड़ बकरियां में से एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबोचा और उसे ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था। नौजवान युवक यह देखकर बहुत हैरान हो गया। यह समझ चुका था कि आखिरकार गुरु ने उसे इस छोटी सी पर 11:34 पर क्यों भेजा है। वहां से वापस अपने गुरु के पास लौटने पर उसने वहां पर बीती हुई सारी कहानी उन गुरुवार को बता दी। तब गुरुवार उससे कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने वहां पर क्या सीखा। तब नौजवान युवक कहता है, गुरुवार, बाज बहुत ही चालाक है। काफी देर तक तो वह शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया उसने शिकार को तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि वह बाज बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर है, साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। इस पर गुरुवार हंसते हुए कहते हैं, बेटा तुमने उसे देखा है, लेकिन यदि तुमने करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं और इन बड़ों की उम्र करीबन 80 होती है। लेकिन जब इनकी आधी उम्र अर्थात जब इनकी 40 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो यह बाज शिकार नहीं कर पाते। इससे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों महत्वपूर्ण अंग बेसुर होने लगते हैं। पहले पंजे जो लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरा कोंच जो आगे की ओर मर जाता है और भोजन निगलने में मुश्किलें होने लगती हैं। तीसरा पंख जो भारी हो जाता है और बाइंडिंग से चिपकने के कारण पूरे रूप से खुला नहीं पाता। ये उसके उड़ान सीमा को कम कर देते हैं। भोजन खोजना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों में काम करना मुश्किल हो जाता है। उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वह अपने शरीर को छोड़ देता है या फिर खुद में बदलाव करता है। इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ाने लगता है, लेकिन इनकी विशेषता यह है कि ये बाज अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जहां पहले रास्ता सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं दूसरा अत्यंत पीड़ा और लंबा समय लेने वाला है। बस पीड़ा चाहे और वह खुद में बदलाव करता है। धीरे धीरे उड़ान भरकर किसी शांत स्थान पर पहुंचने के लिए वह वहां अपना घर बनाता है। फिर वह वहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी कमजोरी अर्थात अपनी मुड़ी हुई चोट को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देता है। अपनी कोंच तोड़ने से ज्यादा पीड़ा देने वाला कुछ भी नहीं है। पक्षी के लिए अब वह इंतजार करता है कि कोंच फिर से उगने का। उसके बाद वह अपने पंजों को भी इस प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है कि पंजे फिर से उगने का क्रिया होगा। इस क्रिया में पूरे 3 महीने लगते हैं और 3 महीने के अंदर इन पंजों का एक नया पुनर्जन्म होता है। तब उसे वही भाव और ऊंची उड़ान पहले जैसी नहीं प्राप्त होती है। इस पुनर्जन्म के बाद वह 30 साल और जीता है ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इस पर गुरुवार उस नौजवान युवक से कहते हैं, तुम उसे बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकांत में रहकर तपस्या करता है और अपने आप को शिकार के लायक बनाता है। तब जाकर वह कहानी शिकार करने योग्य बन पाता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान है वह हमेशा एकांत में ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है, जिसमें तरह तरह की कमियां हैं, वह लोगों के बीच छुपाने का प्रयास करता है। आगे गुरुवार उसे नौजवान युग से कहते हैं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बनो, क्योंकि जब तुम खुद के लिए समय निकलते हो और एकांत रहने का चुनाव करते हो, तो तुम अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो
उस पर तुम ध्यान दे पाते हो, तुम सचेत हो पाते हो और साथ ही तुम किसी भी चीज पर सही निर्णय भी ले पाते हो। एकांत में रहने से हमेशा कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। आगे गुरुवार उसे युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, आज जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके की कीमत को समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। अपने जीवन में देखो, उसे समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम बड़े शहर से हो और तुमने यह भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ना तो उनके पास सीखने का समय है और ना ही एकांत में रहने का, इसलिए वह कभी भी खुद को जान तक नहीं पाते। यह अकेलापन और संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो, यह मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और यह मौका दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। आगे गुरुवार उसे युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूमते रहे हो, जिनके साथ गप्पे लड़ा रहे हो, जिनके साथ अपना समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद तक नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वह खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो अवश्य ही तुम भी दिशाहीन हो जाओगे और तुम भी यह समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए अकेलेपन का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो और अपना उद्देश्य याद रखो। यह याद करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किया था। गुरुवार के बाद एक नौजवान युवक सोने लगा और समझा कि आखिर वह यहाँ क्यों आया था। तब उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे कहा था कि अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेलापन ही एकांत बन जाएगा और तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। संतुष्टि को ढूंढो, क्योंकि उसे नौजवान युवक के गुरु ने कहा था कि सर ध्यान केवल अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और अपने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जब हम कहानी और जान की या कुछ अलग अपने की कोशिश करने में जाते हैं, तब हम अपने माँ के बनाए हुए दाल में फास्ट चले जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है। इसी के साथ में उसे नौजवान युवक को उन गुरु की तीसरी बात भी याद आई है कि प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो, विचार खुद शांत होने लगेंगे और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तब तुम्हें आभास होगा कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन का वह भाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा और तब तुम यह जान पाओगे कि यह पाल ही वह अवसर है जहां तुम खुद को पूरी तरह से जान सकते हो। तभी तुम अकेलेपन का फायदा उठा सकोगे और इसी तरह से अकेलेपन को जीता जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उस नौजवान युवक ने यह निश्चय किया कि वह आश्रम छोड़कर कभी कहानी नहीं जाएगा जब तक कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना आया था और वह यहाँ से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही जाएगा। इसके बाद वह अगले ही दिन से अभ्यास में पूरी तरह से ली गई थी। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ अलग अपने का प्रयास छोड़ दें, क्योंकि जब हम कुछ अलग और कुछ खास अपने का प्रयास करने के जाते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन होने लगता है और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारा माँ हमें कुछ अलग अपने के लिए निरंतर प्रेरित चला रहा है और इसी कारण हम अपने माँ के दाल में फास्ट चले जाते हैं और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए अपने जीवन में यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अधिक अपने का प्रयास छोड़कर केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि आप जरूर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें और इसके ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।